हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट 2, जो हम लोगों ने पार्ट 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है नीट के रिवीजन के लिए, एज वेल एज आज हम अपने पार्ट 2 के साथ आए हैं, जिस लेक्चर के अंदर हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एज वेल एज जितने भी रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिटल में फिल करने के लिए एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जिनके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है जो हमें 11th के क्लास में पढ़ना पड़ता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे एक इक्वेशन आप देख सकते हैं। दिस इक्वेशन इज अ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको आप लोगों को याद नहीं रखना है, बस इसका मतलब समझ जाइए। यहाँ पे बेसिक जो टर्म्स हैं उनका क्या मतलब है। यहाँ पे देखिए जो साई है बच्चों, साई को हम कहते हैं वेव फंक्शन, इसको स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन कहा जाता है। उसके बाद एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है आपका, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एम जो यहाँ पे है स्मॉल एम, ये इंडिकेट कर रहा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। कैपिटल ई यहाँ पे क्या है, टोटल एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, दिस इज टोटल एनर्जी। एंड वी जो है यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को जब माइनस कर देते हैं तो बेसिकली ये जो डिफरेंस है ये एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे हमने डबल डेरिवेटिव लिया है बच्चों साई का, और एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहे हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन। मतलब 3 डायमेंशन में एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अलोंग कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लोकेशन है उसके बारे में आपको बताता है। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जब उसको हम हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व करते हैं तो सोल्यूशन के तौर पे हमें क्या मिलता है, वेव फंक्शन। और उस वेव फंक्शन के अंदर 3 तरह के क्वांटम नंबर हमें मिलते हैं। पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एन से इंडिकेट करेंगे। सेकेंड है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, जिसको हम स्मॉल एल से इंडिकेट करते हैं। एंड तीसरा है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम एम्स ऑफ एल से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो एन एल और एम्स ऑफ एल है, ये एक्चुअली में हमें स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व किया जाता है तो ये तीनों हमें वहाँ से ही मिलता है। लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो कई बार क्वेश्चन आया है बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन सा क्वांटम नंबर है जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं ऑब्टेन किया जा सकता है। सो दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। नाउ क्वांटम नंबर बेसिकली है क्या बच्चों, और इस पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वांटम नंबर यहाँ पे टोटल 4 तरह के हैं, और ये ऐसे डिजिट्स है, ऐसे नंबर्स है जिनका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, मतलब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में आपको आइडिया देता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में है, कौन से सबशेल से बिलोंग कर रहा है, कौन से ऑर्बिटल में है। इस तरह के इंफॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर से पता चलता है। तो ओवरऑल मेरे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज स्मॉल एन, दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज एम्स ऑफ एल, एंड चौथा है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम एम्स ऑफ एस से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों हम ये जो क्वांटम नंबर चारों हैं इनका क्या क्या यहाँ पे वैल्यूज़ हो सकता है और उसको किस डिजिट से हम किस सिंबल से उसको डेजिग्नेट करते हैं उसके बारे में छोटा सा टेबल मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है स्मॉल एन, और उसके पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो अप टू इन्फिनिटी। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है बच्चों, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ना ही ये किसी नेगेटिव नंबर को ले सकता है, ना ही ये किसी फ्रैक्शन नंबर को ले सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज़ को लेगा, और इसमें 0 भी आपका इंक्लूडेड नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एजीमुथल क्वांटम नंबर को, तो इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमारा स्मॉल एल है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो होता है बच्चों, इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है n-1। जैसे अगर मैं सपोज आपको कहूँ कि n की वैल्यू 4 है,
तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कौन कौन से वैल्यू लेगा, 0 लेगा, मिनिमम डिजिट इसका 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, और मैक्सिमम कितना होगा 4 - 1 विच इज़ 3। तो इतने वैल्यूज़ आपका क्या ले सकता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर ले सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम इसका n-1 होता है। रही बात थर्ड क्वांटम नंबर विच इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बच्चों हम m(l) से इंडिकेट करते हैं। m(l) की मिनिमम वैल्यू आपकी होती है -l और मैक्सिमम वैल्यू होती है +l इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि l की वैल्यू 2 है, मतलब अगर आपको l की वैल्यू गिवन है तब आप आसानी से m(l) निकाल सकते हैं। अगर l आपका 2 है तो m(l) आपका कहाँ से कहाँ तक रेंज करेगा, -l से +l तक रेंज करेगा इंक्लूडिंग 0। तो -2, -1, 0, +1, +2 दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m(l) फॉर करस्पॉन्डिंग l = 2। इसी तरह से अगर आपको कोई भी l दिया जाता है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग m(l) की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। और लास्ट है हमारा क्वांटम नंबर बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर m(s), जिसको हम इंडिकेट करते हैं, और ये सिर्फ 2 ही वैल्यू लेता है, एक +½ लेता है और एक -½ लेता है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम कैसे निकालते हैं फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर कौन कौन सी वैल्यूज़ को लेता है। तो एक +½ और एक -½ को लेता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले इट इंडिकेट द साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल और ऑर्बिट। किसी भी शेल का साइज या किसी ऑर्बिट के साइज या फिर उसके एनर्जी के बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बच्चों आइडिया देता है। कैसे, देखिए हमें पता है बोहर के अकॉर्डिंग, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, याद कीजिए, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज एक्चुअली गिवन बाय 0.529 × n²/z, जहाँ पे n क्या इंडिकेट कर रहा है, n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और ये n बेसिकली किसको इंडिकेट करता है, दिस इज ऑर्बिट नंबर। तो अगर n की वैल्यू 1 होगी बच्चों तो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस पता लगा सकते हैं, n की वैल्यू अगर 2 होगी तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं, n की वैल्यू 3 होगी तो थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकाला जा सकता है। मतलब किसी भी ऑर्बिट का, किसी भी शेल का रेडियस हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ अगर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का भी रिलेशन हमने पिछले पार्ट के अंदर डिस्कस किया था। सपोज अगर एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 × Z²/n², राइट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो यहाँ पे बच्चों देखो, अगर हम n के जगह पे 1 डालेंगे तो फर्स्ट लेवल की जो एनर्जी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो आपको पता चल जाएगा। अगर n के जगह पे 2 डालोगे तो इलेक्ट्रॉन अगर सेकेंड ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी आपको पता चल जाएगी। 3 डालोगे यहाँ पे तो थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी पता चल जाएगी। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज़ करके आप ऑर्बिट या फिर शेल के बारे में, मतलब उसके साइज़ के बारे में भी पता लगा सकते हो, और उस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी के बारे में भी पता लगा सकते हो। तो ये पहला पॉइंट का मतलब वही है कि इट इंडिकेट द साइज एंड एनर्जी ऑफ शेल और ऑर्बिट। पॉइंट नंबर 2, n की वैल्यू, जैसा कि हमने यहाँ पे पिछले पार्ट के अंदर कहा था, पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों को कहा था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये आपका मिनिमम 1 लेता है और मैक्सिमम इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये उसी पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, द वैल्यू ऑफ n = 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। या फिर हम पहले शेल के लिए k बोल सकते हैं, मतलब पहले शेल को हम k शेल भी बोलते हैं। अगर n = 2 है तो उसको सेकेंड ऑर्बिट या फिर उसको L शेल कहा जाता है। अगर n आपका 3 है तो आप उसको थर्ड ऑर्बिट कह सकते हो, या फिर आप उसको थर्ड शेल कह सकते हो, या तो आप उसको M शेल कह सकते हो। n अगर यहाँ पे 4 है तो आप इसको फोर्थ ऑर्बिट कह सकते हो या फिर nth शेल कह सकते हो। इस तरह से 1, 2, 3, 4 के जगह पे हम KLMNO का भी रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं शेल या फिर ऑर्बिट के लिए। पॉइंट नंबर 3 क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, विथ इंक्रीज इन n साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस। जैसा कि आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे जो रेडियस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के। तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा रेडियस भी ऑर्बिट का बढ़ता जाएगा। मतलब जो शेल है हमारे पास, जैसे जैसे n आप इंक्रीज करते जाओगे शेल का साइज क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होता चला जाएगा।
और शेल का साइज़ बढ़ रहा है तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके भी साइज़ कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बढ़ाते चले जाओगे। रही बात एनर्जी की, तो देखो अगर ये प्लस होता, अगर ये पॉजिटिव होता तो एन को बढ़ाने से ई जो हमारा होता ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता एन के। तो अगर एन हमारा बढ़ता बच्चों तो एनर्जी तो कम हो जाता, लेकिन सिंस यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसका मतलब एन अगर बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, तो एनर्जी भी आपकी क्या हो रही है बच्चों, शेल की इंक्रीज होती जा रही है। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप बढ़ाते जाते हो बच्चों, साइज भी बढ़ता है शेल का या ऑर्बिट का, या एनर्जी भी उस शेल या ऑर्बिट का क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता जाता है। पॉइंट नंबर 4 क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2n²। अगर मैं आपको कहूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप होल्ड कर सकते हो, तो 2 × 1² मतलब 2 हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आप सेकेंड ऑर्बिट में डाल सकते हो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2 8 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है, तो 3 का स्क्वायर हो गया कितना, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 18 हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो, आप इसको यहाँ पे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। उसी तरह से बच्चों किसी भी शेल के अंदर, किसी भी ऑर्बिट के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो सकते हैं उसको भी हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ ऑर्बिटल में क्या रिलेशन है बच्चों, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाला जा सकता है, राइट। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो ऑर्बिटल 1 है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 है तो ऑर्बिटल 2 होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका 6 है तो ऑर्बिटल 3 होगा। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में कितना हो सकता है, 2n²। तो ऑर्बिटल कितना होगा, इसका हाफ, विच इज इक्वल टू n²। एंड लास्ट बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी क्वेश्चंस इस पे आ चुके हैं नीट में। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम होती है, दैट वाज एक्चुअली गिवन बाय बोहर। एंड बोहर के अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। एंड उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बच्चों, NH/2π। मतलब वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो जहाँ पे NH/2π में अगर सपोज आपको कहा जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम कितनी है, तो n आप 1 डाल दोगे तो h/2π हो जाएगा। सेकेंड ऑर्बिट में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 2h/2π हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट में पूछ लिया जाए तो 3h/2π हो जाएगा। फोर्थ ऑर्बिट में पूछ लिया जाए तो 4h/2π हो जाएगा। तो बेसिकली किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम कितनी हो सकती है, इसको भी आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है बच्चों, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दी नीट एज वेल एज जेईई। सेकेंड जो हमारा क्वांटम नंबर है दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर बच्चों यहाँ पे किससे इंडिकेट करते हैं, इसको हम इंडिकेट करते हैं एल से। अब एल का यहाँ पे काम क्या है, सबसे पहले तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एक और नाम से जानते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या फिर सब्सिट्री क्वांटम नंबर, जैसा कि मैंने ऊपर कहा आप लोगों को। So the orbital angular quantum number L determines the shape of the orbital. Very very important line बच्चों। ये जो हमारा L होता है इसके हेल्प से हम किसी भी ऑर्बिटल के शेप के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर L अगर आपका 0 है बच्चों तो इसका मतलब वो S ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा है और S ऑर्बिटल आपका स्फेरिकल होता है। अगर L आपका 1 है तो ये P ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा है और P ऑर्बिटल के लिए बेसिकली यहाँ पे शेप क्या होता है, डम्बेल होता है। L अगर आपका 2 है बच्चों तो ये बेसिकली D ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा है और D ऑर्बिटल का जो शेप होता है ये आप देख सकते हैं डबल डम्बेल है। और अगर आपका L = 3 है तो ये F ऑर्बिटल को इंडिकेट कर रहा है जिसका शेप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर हम यहाँ पे ऑर्बिटल के शेप्स के बारे में इजीली पता लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। पॉइंट नंबर 2 है ईच वैल्यू ऑफ L इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक S, P, D एंड F सबशेल ईच यूनिक इन शेप। अगर बच्चों L आपका 0 है तो आप इसको कहोगे S सबशेल
और s सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होता है आप उसको s ऑर्बिटल के नाम से जानते हो। अगर आपके पास L अगर 1 है तो L इक्वल टू 1 आपका P सब शेल को इंडिकेट करता है, और P सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उनको हम P ऑर्बिटल कहते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एटम के अंदर क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारे शेल्स होते हैं। हर शेल के अंदर सब शेल होता है और उन सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम कहते हैं कि L इक्वल टू 0 है तो ये बेसिकली S सब शेल को इंडिकेट कर रहा है, बट सब शेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। तो जो ऑर्बिटल आपके S सब शेल के अंदर मौजूद है उन ऑर्बिटल को हम S ऑर्बिटल के नाम से ही जानते हैं। इसी तरह से P सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होता है उनको हम P ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। इसी तरह से L अगर आपका 2 है बच्चों तो ये बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा है, D सब शेल को, और D सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम D ऑर्बिटल कहते हैं, जिसका शेप कैसा होता है, डबल डम्बल होता है। P ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल होता है, और S ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। और अगर आप L इक्वल टू 3 लेते हो तो 3 ये किसको इंडिकेट करता है, F सब शेल को इंडिकेट करता है, और F सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स आपके होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, F ऑर्बिटल। और F ऑर्बिटल के शेप्स कैसे होते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ईच वैल्यू ऑफ L इंडिकेट्स अ स्पेसिफिक SPDF सब शेल, ईच यूनिक इन शेप। सबका शेप क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। Now, L can take value from 0 to n-1 as already I told you in the second slide कि जहाँ पे n की वैल्यू अगर आपका 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी होता है तो L हमेशा कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेता है बच्चों, 0 से n-1 लेता है। तो अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है किसी भी शेल का तो आप उसके अंदर जो सब शेल है उसको आप निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ 0 to n-1। मतलब अगर सपोज मैं आपको कहूँ कि मेरे पास n यहाँ पे 4 है तो L कितने वैल्यू लेगा बच्चों, 0 लेगा, 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा। 0 L अगर 0 है बच्चों तो L इक्वल टू 0 किसको इंडिकेट करता है, S सब शेल को। अगर L इक्वल टू 1 है तो ये किसको इंडिकेट करता है, P सब शेल को। अगर L आपका 2 है तो ये किसको इंडिकेट करता है, D सब शेल को, और 3 है तो ये किसको इंडिकेट करता है, F सब शेल को। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्थ शेल के अंदर आपके पास कौन कौन सा सब शेल है, SPDF, चारों सब शेल मौजूद है। मतलब किसी भी शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, जितना शेल नंबर होता है उतने ही सब शेल होते हैं। और इन सब शेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे 4s, 4p, 4d, 4f। मतलब जस्ट इन सब शेल के सामने क्या करो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लगा दो तो आपको ये सारे सब शेल पता चल जाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि फोर्थ शेल के अंदर 4s भी है, 4p भी है, 4d भी है, 4f भी है। उसी तरह से अगर मैं सपोज आपको कहूँ कि n इक्वल टू 5 है तो L कौन कौन से वैल्यू लेगा बच्चों, 0 भी लेगा, 1 भी लेगा, 2 भी लेगा, 3 भी लेगा, 4 भी लेगा। 0 क्या इंडिकेट करता है, S को, 1 P को, 2 यहाँ पे D को, 3 यहाँ पे F को, और 4 यहाँ पे G को। मतलब n इक्वल टू 5 के अंदर S, P, D, F, G ये पाँचों सब शेल मौजूद हैं। तो कितने सब शेल है, 5, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कितना है, 5। मतलब किसी भी शेल में कितने सब शेल होते हैं, जितना उसका शेल नंबर होता है। और इनको डेजिग्नेट कैसे करेंगे बच्चों, 5s करेंगे, क्योंकि ये सारे सब शेल 5th ऑर्बिट से बिलोंग कर रहा है, 5th शेल से बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको 5s, 5p, 5d, 5f, 5g के साथ इंडिकेट करेंगे। चलिए, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड सीखी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे वही चीज़ है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये सारे रिप्रेजेंटेशंस बताए हैं, उन्हीं को हम टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करेंगे। जैसे अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 दिया है तो L कितने वैल्यू लेगा बच्चों, सिर्फ 0 लेगा, क्योंकि L की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, 0 से n-1 तक रेंज करती है। तो अगर आपका n इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये कौन से ऑर्बिट को इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट को, या फिर आप फर्स्ट शेल कह सकते हैं। तो फर्स्ट शेल के अंदर L कितने वैल्यू ले सकता है, सिर्फ एक ही ले सकता है। और ये 0 किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, 0 इंडिकेट कर रहा है S सब शेल को। और सब शेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे,
रिप्रेजेंटेशन के लिए हम s के सामने क्या करेंगे, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगा देंगे। मतलब ये कौन सा सबशेल है, 1s सबशेल है। अगर n इक्वल टू 2 है तो ये कौन से शेल को इंडिकेट कर रहा है, सेकेंड शेल को। और सेकेंड शेल के अंदर l कौन कौन से वैल्यू लेगा, 0 and 1। 0 आपका s को इंडिकेट कर रहा है, 1 आपको p को इंडिकेट कर रहा है। तो s के सामने 2 लगा दीजिए तो 2s, और p के सामने भी 2 लगा दीजिए 2p। मतलब कौन कौन से सबशेल है मेरे पास सेकेंड शेल के अंदर, 2s एंड 2p है। हाउ मेनी सबशेल्स, 2 सबशेल्स। नाउ अगर n आपका 3 है बच्चों, तो n इक्वल टू 3 है तो आपके पास l 0 1 2 हो सकता है। 0 फॉर s, 1 फॉर p एंड 2 फॉर d। s जो है बच्चों, इसके सामने अगर इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगा दोगे तो ये 3s 3p 3d हो जाएगा। मतलब थर्ड शेल के अंदर कौन कौन से सब शेल है, 3s 3p एंड 3d है। इसी तरह से अगर n इक्वल टू 4 है तो l आपका 0 1 2 3 हो रहा है, s p d f। इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, 4s 4p 4d 4f। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो सबशेल होता है उनके सामने उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगा देते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि जो आपका सबशेल है वो कौन से शेल से बिलोंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि फोर्थ शेल में 4 सबशेल हैं, थर्ड शेल में 3 सबशेल हैं, सेकेंड शेल में 2 सबशेल है एंड फर्स्ट शेल में 1 ही सबशेल है। मतलब नंबर ऑफ सबशेल हमेशा किसके बराबर होता है, इट इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले बच्चों एक एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट निकाला था। ऑर्बिट में अगर पूछा जाए तो एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का nh/2π होता है। बट अगर आपको ऑर्बिटल के अंदर एंगुलर मोमेंटम पूछा है इलेक्ट्रॉन का, तो इट इज़ इक्वल टू √L इंटू L+1 h/2π। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं √L इंटू L+1 h क्रॉस, जहाँ पे h क्रॉस किसके बराबर है बच्चों, h/2π के बराबर है। ठीक है, दोनों रिप्रेजेंटेशन में से कोई भी दिया जा सकता है। जहाँ पे L आपका किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, इट इंडिकेट्स दी एजीमुथल क्वांटम नंबर। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 6s ऑर्बिटल, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है अगर वो 6s ऑर्बिटल में मौजूद है उसका एंगुलर मोमेंटम निकालिए, तो s के लिए L कितना होता है बच्चों, 0। क्योंकि ये जो एंगुलर मोमेंटम आपका ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का है वो तो n पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ आपका L पे डिपेंड करेगा। तो s के लिए L कितना होता है, 0। अगर 0 यहाँ डाल दोगे तो एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका निकालिए, तो D के लिए आपका L कितना होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 3 मतलब यहाँ पे √6 h/2π हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 4p का निकालिए, तो p के लिए L कितना होता है, 1। तो 1 इंटू 1+1 मतलब √2 h/2π। तो इस तरह से कोई भी अगर आपको सबशेल दे दिया जाए, उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं अगर उसके बारे में मेंशन कर दिया जाए, तो आप उस इलेक्ट्रॉन का उस ऑर्बिटल के अंदर जो उसका एंगुलर मोमेंटम है आप उसको निकाल सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट ऑलरेडी मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ, टोटल नंबर ऑफ सबशेल इन एन एनर्जी लेवल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसा कि देख सकते हैं फोर्थ ऑर्बिट में 4 सबशेल है, थर्ड ऑर्बिट में 3 सबशेल है, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सबशेल है। मतलब कितने सबशेल आपका होगा एक गिवन ऑर्बिट में, वो किसके बराबर होता है, ऑर्बिट नंबर के बराबर ही होता है। तो वही पॉइंट आपका यहाँ पे लास्ट पॉइंट नंबर 5 को इंडिकेट कर रहा है। तीसरा जो क्वांटम नंबर है बच्चों, दैट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का भी बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे L की वैल्यू पता है तो एम्स ऑफ L कैन टेक ऑल द वैल्यू फ्रॉम -L टू +L इंक्लूडिंग 0। जैसा कि ऑलरेडी मैं स्लाइड नंबर 2 में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L से +L तक होती है इंक्लूडिंग 0। तो वही बात यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में लिखा गया है कि अगर आपको L पता है तो आप एम्स ऑफ L की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं बच्चों, अगर सपोज आपको सबशेल S दिया है तो S के लिए L कितना होता है, 0। अगर L आपका 0 है बच्चों तो एम्स ऑफ L कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, -L से +L। तो -0 से +0 का तो कोई सेंस है नहीं, मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू होगा दैट इज़ 0।
अगर P है आपका सब शेल तो L आपका 1 होता है, और अगर L आपका 1 है बच्चों तो एम्स ऑफ L -1 भी होगा, 0 भी होगा, +1 भी होगा। अगर आपके पास D सब शेल है तो D सब शेल के लिए L कितना होता है 2, और 2 के लिए एम्स ऑफ L -2 से +2 हो जाएगा, मतलब टोटल 5 वैल्यू आ जाएंगी। इसी तरह से अगर आपके पास F सब शेल है तो F सब शेल के लिए L आपका 3 होता है, और एम्स ऑफ L की वैल्यू -3 से +3, सारे वैल्यूज ये इंक्लूड कर लेगा। अब यहाँ पे आपको सोचना ये है बच्चों कि एक्चुअली में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा एम्स ऑफ L है ये 3 वैल्यू ले रहा है। 3 वैल्यू का मतलब है 3 ऑर्बिटल है मेरे पास। मतलब अगर P सब शेल के अंदर जो हमारा P सब शेल है जिसका L आपका 1 है, उसके अंदर एम्स ऑफ L टोटल 3 वैल्यू ले रहा है, -1, 0 एंड +1। तो जितने आपके पास टोटल वैल्यू एम्स ऑफ L का होता है ये एक्चुअली में इंडिकेट करता है total number of orbital in a given subshell। पता है गिवन सबशेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं, ये आपको एम्स ऑफ L के टोटल वैल्यू से पता चल जाता है। अगर एम्स ऑफ L सिर्फ एक ही वैल्यू ले रहा है तो इसका मतलब है S सबशेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। अगर एम्स ऑफ L बच्चों 3 वैल्यू ले रहा है, इसका मतलब P सबशेल में 3 ऑर्बिटल है। कौन कौन से? Px, Py एंड Pz। अगर हम D सबशेल की बात करें तो D सबशेल में टोटल कितने वैल्यू आ रहे हैं? 5। ये 5 वैल्यू इंडिकेट कर रहा है कि D सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। And what are those? dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square। and अगर हम L = 3 लेते हैं F सबशेल के लिए तो उसमें टोटल कितने वैल्यू है बच्चों? 7। इसका मतलब F सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 7 ऑर्बिटल होंगे। तो कहने का ये मतलब है कि टोटल जितने वैल्यूज़ आपका एम्स ऑफ L ले रहा है फॉर अ गिवन L वैल्यू, ये आपको इंडिकेट करता है कि एक गिवन सबशेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने ऑर्बिटल हैं। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, द टोटल वैल्यूज़ ऑफ एम्स ऑफ L। एम्स ऑफ L के टोटल वैल्यू कितने होते हैं? 12 + 1। and the total values of ems of L indicate the total number of orbital in the given subshell। किसी भी सबशेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं ये आपको टोटल नंबर ऑफ एम्स ऑफ L की वैल्यू से पता चल जाता है। अगर एम्स ऑफ L बच्चों 5 वैल्यू ले रहा है -2 से लेके +5 तक इंक्लूडिंग 0, तो इसका मतलब है D सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल है। अगर एम्स ऑफ L 3 वैल्यू ले रहा है -1 से लेके +1 तक, तो इसका मतलब है कि आपका P सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है। एंड लास्ट है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन द स्पेस। स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा है ऑर्बिटल का उसके बारे में भी पता लगाता है ये। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम को देख सकते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है या इस प्लेन में रिवॉल्व कर रहा है या इस प्लेन के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, मतलब किस तरह का ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल का स्पेस में, उसके बारे में भी आपको आइडिया देता है कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले गिवन L के लिए एम्स ऑफ L कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, एम्स ऑफ L जितने टोटल वैल्यू लेता है वो एक्चुअली में इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल को। तीसरी बात ध्यान रखना है कि एम्स ऑफ L की वैल्यू के हेल्प से हम ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होता है स्पेस में उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। नाउ जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है बच्चों, ये स्पिन क्वांटम नंबर से 2 ही वैल्यू लेता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ये सिर्फ 2 ही वैल्यू लेता है, +½ एंड -½ +½ को हम इस अपवर्ड एरो से भी इंडिकेट करते हैं एंड -½ को हम डाउनवर्ड एरो से भी इंडिकेट करते हैं। So it designates the direction of the electron spin and may have a spin of +½ represented by a +½ arrow or upward arrow or -½ represented by a downward arrow। पॉइंट नंबर 2 क्या है बच्चों यहाँ पे? दिस मीन्स दैट व्हेन एम्स ऑफ S इज पॉजिटिव द इलेक्ट्रॉन हैज़ एन अपवर्ड स्पिन विच कैन बी रेफर्ड एज अ स्पिन अप, एंड व्हेन इट इज़ नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन हैज़ अ डाउनवर्ड स्पिन सो इट इज़ स्पिन डाउन। कहने का मतलब है कि अगर बच्चों यहाँ पे ये एरो का डायरेक्शन देखिए, अगर एरो आपका अपवर्ड में है तो हम एम्स ऑफ S की वैल्यू कितना लेते हैं? +½ लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है ये क्लॉकवाइज है, तो अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन है अपने एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज में स्पिन करता है तो हम उसके लिए एम्स ऑफ S की वैल्यू +½ लेते हैं। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो वहाँ पे आपका जो
एरो है वो एक्चुअली में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिया जाता है और उसके लिए एम्स ऑफ एस की वैल्यू हम कितना लेते हैं, -½ लेते हैं। नेक्स्ट ग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साई वर्सेस आर ग्राफ। ये सारे ग्राफ बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को बस याद क्या रखना है, ध्यान दीजिएगा, इसको याद कैसे एग्ज़ाम के लिए रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राफ साई वर्सेस आर के बीच में प्लॉट कर रहे हैं और सबसे पहला जो ग्राफ है ये 1s का है। दिस ग्राफ इज़ फॉर 2s। यहाँ पे ये हमारा साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ है और ये हमारा फिर से ग्राफ क्या है, 2s के लिए ही ग्राफ है, लेकिन ये साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ है। देखिए बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे याद रखना एक चीज़ बस ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो 1s का ग्राफ होगा या 2s का ग्राफ होगा या 3s का ग्राफ होगा, अगर हम साई वर्सेस आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, हमारा जो स्टार्टिंग लाइन होगा ये इन्फिनिटी से आएगा लाइन, मतलब ये हमेशा क्या होगा, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये हमेशा पैरेलल होगा वाई एक्सिस के। आप देखिए 1s के ग्राफ में देखिए या 2s के ग्राफ में देखिए या फिर आप 3s के ग्राफ में भी देख सकते हैं। आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब जहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट कर रहा है, वो आपका हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा। और जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, लेट अस से ये पॉइंट न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा है, तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से आप दूर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। इसीलिए आपका साई की वैल्यू बच्चों क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली एज सून एज आर आपका इंक्रीज होता जा रहा है, साई आपका डिक्रीज करता जा रहा है। याद कैसे रखना है कि कौन सा ग्राफ किसके लिए है, तो इसके लिए करना क्या है, आपको रेडियल नोड याद रखना है। रेडियल नोड जो होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है n-l-1, जहाँ पे n आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। और रेडियल नोड बेसिकली किसको कहा जाता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी आपकी ज़ीरो हो जाती है, मतलब जहाँ पे जिस रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाते हैं, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, नोडल रीजन कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बच्चों गौर से देखेंगे तो एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि 1s का जो ग्राफ है ये कहीं पे भी एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आ जाइए 2s पे आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस आर, मतलब इस पॉइंट से आप जैसे जैसे आर बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस से, ये धीरे धीरे साई आपका डिक्रीज करता जा रहा है और डिक्रीज करते करते इस पॉइंट पे जाके ये इंटरसेक्ट कर चुका है। तो जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये एक्चुअली में नोड को इंडिकेट करता है। कितने नोड है यहाँ पे बच्चों 2s में, ओनली 1 नोड है, क्योंकि इसके बाद आपका जो ग्राफ है वो आपका पैरेलल हो चुका है, एक्स एक्सिस के साथ फिर से पैरेलल हो चुका है, ये दोबारा से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए बच्चों 1s में आपका बिल्कुल भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, मतलब 1s के अंदर कोई भी नोड आपका नहीं है, तो नोड यहाँ 0 हो गया और यहाँ एक बार इंटरसेक्शन हुआ है तो यहाँ पे नोड हम कितना लेंगे, 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, 1s के अंदर 1 हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l यहाँ पे क्या है बच्चों, l यहाँ पे s के लिए, s सबशेल के लिए l कितना होता है, 0 होता है। तो अगर मैं n के जगह पे 1 डाल दूँ, l के जगह पे 0 डाल दूँ और यहाँ पे -1, तो 1 - 1 कितना हो गया, 0। तो अगर आपका नोड बच्चों नहीं है तो इसका मतलब ये 1s को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे आ जाइए, अगर n के जगह पे 2 डालते हो तो n = 2 हो गया, l = 0 हो गया s सबशेल के लिए, तो 2 - 0 - 1, ये डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, 1। तो आप देख सकते हैं एक नोड हमें मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है बच्चों ये साई स्क्वायर वर्सेस आर का है, मतलब ऊपर वाला ग्राफ हमारा साई वर्सेस आर था, साई वर्सेस आर था। जब साई वर्सेस आर आप लेते हो बच्चों तो आपका जो वेव फंक्शन है ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इट कैन टेक बोथ टाइप ऑफ वैल्यू। लेकिन जब हम साई का स्क्वायर कर देते हैं तो साई का स्क्वायर मतलब सारे पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, सारे फंक्शन हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए 1s के अंदर जो हर एक पॉइंट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर मतलब सारे पॉइंट्स आपके क्या है, पॉजिटिव हैं। तो इवन इफ अगर आप इस
इसका स्क्वायर भी करोगे तो स्क्वायर करने से भी आपका जो ग्राफ होगा वो सिमिलर ही होगा, क्योंकि सारे पॉइंट यहाँ पे क्या थे बच्चों, पॉजिटिव पार्ट में ही थे। लेकिन यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सारा पॉइंट क्या है बच्चों, पॉजिटिव पार्ट में है। तो इसलिए इवन इफ अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्वायर करोगे तो आपके ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप इस रीजन की बात करोगे तो ये रीजन बच्चों हमारा क्या है, नेगेटिव पार्ट में है। तो जब आप इस रीजन को स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने से नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव होते ही बच्चों ये जो ग्राफ है हमारा नीचे वाला, ये जस्ट इसका मिरर इमेज बना दीजिए, मतलब इसको कहाँ पे डाल दीजिए, पॉजिटिव पार्ट में डाल दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ के अंदर हमने क्या किया, अब कोई भी पार्ट हमारा नेगेटिव रीजन के अंदर नहीं है, बल्कि इसका भी जस्ट हमने मिरर इमेज बना दिया। और इस तरह से आपके पास साई स्क्वायर वर्सेस आर के अंदर जो 2s का ग्राफ है उसके अंदर नेगेटिव रीजन अब आपका पॉजिटिव रीजन में जा चुका है। नाउ कम टू 3s ग्राफ। 3s के अंदर बच्चों देखिए, सबसे पहले रेडियल नोड कितना होगा, n माइनस एल माइनस 1। n कितना है इसका 3, s के लिए l कितना है 0, 3 माइनस 1 कितना हो गया, 3 माइनस 1 विल बी 2। तो इसका मतलब यहाँ पे दो दो नोड होंगे। तो आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एक बार यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, उसके बाद कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। तो टोटल मेरे पास नोड कितने हैं बच्चों, 2 नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 नोड है ये हमारा 3s के ग्राफ को इंडिकेट कर रहा है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है 1s का ग्राफ याद कैसे रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, जैसे कि आप सभी ग्राफ के अंदर नोटिस कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट पैरेलल टू y एक्सिस आएगा तो समझ लेना कि वो s वाले ऑर्बिटल का ग्राफ इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद कौन सा s है, 1s है, 2s है, 3s है, इसको आप पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ नोड्स। नाउ अगर इसी का स्क्वायर कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं बच्चों ये पॉजिटिव रीजन है, ये नेगेटिव रीजन है, ये पॉजिटिव रीजन है। पॉजिटिव रीजन में तो कोई चेंज नहीं होगा, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी चेंज नहीं आ रहा है ग्राफ के नेचर में। इवन इस रीजन में भी कोई चेंज नहीं आया है। लेकिन ये जो हमारा नेगेटिव रीजन है अब ये जस्ट कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव रीजन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ एंड साई वर्सेस आर का ग्राफ आप एस के लिए याद रख सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ बच्चों। अगर आपको 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या है, साई स्क्वायर को इंडिकेट कर रहा है। अगर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, अगर इसका ग्राफ पूछा जाए विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, इसका भी एक शॉर्टकट मैं आपको बताती हूँ। सिंपली क्या करो, नंबर ऑफ पीक्स को काउंट कर लो। नंबर ऑफ पीक्स इक्वल टू n माइनस एल होता है। अब जैसे देखिए बच्चों, अगर आप 1s के ग्राफ को देखोगे तो 1s के ग्राफ को यहाँ पे सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ आप बनाओगे बच्चों तो आपका हर एक ग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा और ओरिजिन से ही स्टार्ट होके कुछ पीक्स बनते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 3 पीक्स आप देख सकते हैं, यहाँ 2 पीक्स है, यहाँ पे 1 पीक है, यहाँ पे 1 पीक है, यहाँ पे 2 पीक है, यहाँ पे 1 पीक है। तो नंबर ऑफ पीक्स को कैलकुलेट करके ही हम ग्राफ के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे अगर 1s की बात करें तो 1s के लिए n कितना है 1 और s के लिए l कितना होता है 0, तो नंबर ऑफ पीक यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ग्राफ के अंदर आपका क्या है, 1 पीक है। अब अगर हम बात करें 2s की तो 2s के अंदर क्या होगा बच्चों, 2s के लिए n आपका 2 है और l आपका कितना है 0 है, क्योंकि s के लिए l आपका कितना होता है 0। तो नंबर ऑफ पीक कितना आ जाएगा, 2 पीक आ जाएगा। 2p की अगर बात करें बच्चों तो 2p के लिए देखिए n आपका कितना है 2 है और p के लिए l आपका कितना है बच्चों 1 है, तो 2 माइनस 1 आपका 1 आ जाएगा। तो फिर से आप देख सकते हैं कि जो 2p का ग्राफ है एग्जैक्टली 2s जो 2p का ग्राफ है एग्जैक्टली 1s के ग्राफ के बराबर है, क्योंकि दोनों के पास आपका नंबर ऑफ पीक्स क्या है 1 है। इसी तरह से अगर 3s की बात करें बच्चों तो 3s के लिए n माइनस एल निकाल लेते हैं। n आपका कितना है 3 और s के लिए l कितना होगा 0, तो 3 माइनस 0 विल बी 3। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पीक्स कितने हैं बच्चों, 3 पीक्स है। इसी तरह से अगर 3p की बात करें हम
तो n माइनस एल कितना होगा, n आपका 3p के लिए 3 है और l कितना होगा p के लिए 1, तो 3 माइनस 1 विल बी 2। तो एज यू कैन सी दैट नंबर ऑफ पीक्स हमारे पास 2 है। और 3d के लिए क्या होगा बच्चों, n यहाँ पे 3 है, l आपका d के लिए 2 होता है, तो 3 माइनस 2 आपका कितना हो गया 1। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसके पास भी पीक कितना है बच्चों, 1 पीक है। तो नंबर ऑफ पीक्स के बेसिस पे आप रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के बारे में पता लगा सकते हो कि ग्राफ किस तरह के सबशेल को इंडिकेट कर रहा है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और जितने भी साई वर्सेस आर और साई स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, अगर एस की बात हो रही है तो एस के लिए हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों, ये आपका वाई एक्सिस के पैरेलल से ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल के बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं। और एस ऑर्बिटल के अंदर आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, ये हमारा 2s का ग्राफ है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है ऑर्बिटल के साइज बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि देखिए 1s ऑर्बिटल है तो इसके अंदर नोड कितने होंगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड भी साथ साथ में हम कैलकुलेट करते जाते हैं। नंबर ऑफ रेडियल नोड इक्वल टू n माइनस एल माइनस 1 होता है। तो 1s के लिए बच्चों n कितना है 1, l कितना है s के लिए 0 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 विल बी 0। 2s के लिए निकालोगे नंबर ऑफ नोड विल बी 1 और 3s के लिए निकालोगे नंबर ऑफ नोड विल बी 2, जैसा कि हम ऑलरेडी ऊपर में जो ग्राफ स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे हमने निकाल के देखा था। अब यहाँ पे गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस को इंडिकेट कर रहा है और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी स्फेरिकल रीजन में आपका स्प्रेडेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ पहले इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी बढ़ती जा रही है, लेकिन इस रीजन के आने के बाद यहाँ पे आप एक वाइट रीजन देख पा रहे हैं। ये जो वाइट रीजन है ये एक्चुअली में इंडिकेट करता है नोड को, और ऐसा रीजन सिर्फ और सिर्फ 2s के अंदर कितने हैं, 1 ही है। तो इसलिए नंबर ऑफ नोडल रीजन मेरे पास कितने हैं, 2s के पास 1। लेकिन अगर आप 3s के अंदर आ जाइए बेटा, 3s के अंदर देखिए ये हमारा तो न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी फैली हुई है। उसके बाद जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे कुछ देर के आने के बाद यहाँ पे एक नोड आपका स्टार्ट होगा और उस नोडल रीजन के एंड होने के बाद फिर से आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिख रही है और उसके बाद फिर से एक दूसरा नोडल रीजन आपको दिख रहा है। तो टोटल मेरे पास कितने नोड है यहाँ पे 3s के अंदर, टोटल 2 नोड हैं। और आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपके ऑर्बिटल के साइज भी बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे ऑर्बिटल के साइज बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ता चला जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नाउ द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 कॉल्ड नोड्स। नोड्स का डेफिनेशन ही क्या होता है बच्चों, एक ऐसा रीजन न्यूक्लियस के चारों तरफ, एक ऐसा रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांस 0 हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी 0 हो जाए, उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं या नोडल सरफेस कहते हैं। नाउ द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। किस ऑर्बिटल की बात हो रही है अभी, एस ऑर्बिटल की। तो एस ऑर्बिटल के जो शेप्स होते हैं ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये स्फेरिकल शेप का है एंड इट इज़ नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एस ऑर्बिटल की, ये हर एक्सिस के अलोंग इक्वली आपका स्प्रेडेड होता है, इक्वली सिचुएटेड होता है। तो इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है जैसा कि पी ऑर्बिटल के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पी ऑर्बिटल में क्या होता है, px py pz होता है। px के अंदर इलेक्ट्रॉन की क्लाउड x एक्सिस के अलोंग सिचुएटेड होती है, py के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होते हैं y एक्सिस के अलोंग सिचुएटेड होती हैं, उनको हम डायरेक्शनल कहते हैं। लेकिन s ऑर्बिटल में सिंस स्पेरिकल है और स्पेरिकल शेप होने की वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हर एक्सिस के अलोंग आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम कहते हैं कि s ऑर्बिटल आपका क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है। Point number 3, size of orbital increases with increase in the principal quantum number. As I have already discussed here कि जैसे जैसे principal quantum number बढ़ता जाएगा आपके orbital के size बढ़ते जाएंगे। And point number 4 is very 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 important बच्चों, angular node। एंगुलर नोड इज एक्चुअली गिवन बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एंगुलर नोड
कितने हैं किसी ऑर्बिटल के पास, तो आप सिंपली क्या देखना कि उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है। जितना एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ना, उतने ही एंगुलर नोड होते हैं। तो एस ऑर्बिटल के लिए एल कितना होता है बच्चों, 0। तो एस ऑर्बिटल के लिए अगर एल आपका 0 है बच्चों, तो एंगुलर नोड कितने होंगे इसके पास, 0 होगा। मतलब एंगुलर नोड एस ऑर्बिटल के पास नहीं होता है। रही बात पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल का मतलब क्या है। सबसे पहले पी ऑर्बिटल आपका कहाँ पे आता है बच्चों, पी ऑर्बिटल आपका बिलोंग करता है पी सबशेल से, है ना। पी सबशेल के अंदर आपके पी ऑर्बिटल होते हैं। अब पी सबशेल के लिए एल कितना होता है, 1। एल इक्वल टू 1 है तो एम्स ऑफ एल कितने होते हैं, -1, 0 एंड +1। जहाँ पे एम्स ऑफ एल टोटल 3 वैल्यू ले रहा है, तो अगर एम्स ऑफ एल आपका 3 वैल्यू ले रहा है तो हम ये कहेंगे कि पी सबशेल के अंदर क्या है, 3 ऑर्बिटल है। जितने टोटल वैल्यू एम्स ऑफ एल आपका लेता है, उतने ही टोटल ऑर्बिटल आपका होता है उस गिवन सबशेल के अंदर। अब ये 3 पी ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, पी एक्स होगा, पी वाई होगा, पी जेड होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो पी सबशेल के अंदर 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, दोज आर रिप्रेजेंटेड बाय पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पॉइंट नंबर 2, द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बल। डम्बल शेप का होता है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं पी ऑर्बिटल के शेप्स हमारे डम्बल हैं। पॉइंट नंबर 3, पी ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड अलोंग एक्सिस। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये पी एक्स है बच्चों, तो पी एक्स में आप देख सकते हैं कि जो लोब्स है हमारा वो एक्स एक्सिस के अलोंग सिचुएटेड है। पी वाई में जो लोब्स है हमारा वाई एक्सिस के अलोंग सिचुएटेड है। एंड पी जेड के अंदर जो लोब्स है हमारा वो जेड एक्सिस के अलोंग सिचुएटेड है। और ये जो तीनों पी ऑर्बिटल होते हैं ना, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर एक जेड एक्सिस है, जिसको लेटर से मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, तो ये हमारा एक पी एक्स ऑर्बिटल होगा, एक पी वाई ऑर्बिटल होगा और एक पी जेड ऑर्बिटल होगा। ये तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं। तो सिंस पी ऑर्बिटल आपका क्या है, एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, इसलिए इसको डायरेक्शनल कहा जाता है। लेकिन गौर से देखिए एस ऑर्बिटल को, एस ऑर्बिटल आपका क्या है बच्चों, सिमेट्रिकल है। मतलब हर एक एक्सिस के अलोंग इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिचुएटेड है, इसलिए उसको हम नॉन डायरेक्शनल कहते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या है, विथ इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज एंड एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल इंक्रीजेस। ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमने रूल एस ऑर्बिटल के लिए पढ़ा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है बच्चों, वैसे वैसे ऑर्बिटल के साइज बढ़ते जा रहे हैं। वही चीज़ पी ऑर्बिटल के लिए भी लागू होगा। जैसे जैसे आपका और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, जो ऑर्बिटल है हमारे पी ऑर्बिटल, उनके साइज भी बढ़ेंगे और उनकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। जैसे ये जो ऑर्बिटल है लेटेस्ट से आपका 2p का है, दिस इज 2pz, 2py एंड 2px। तो अगर आप 3p का बनाना चाहोगे तो 3p का जो साइज होगा थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा, कुछ ऐसे। 3py आपका थोड़ा सा और एनलार्ज हो जाएगा और 3pz आपका थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा। मतलब ये हमारा 2p का है शेप, आप देख सकते हैं ये 2p का शेप है, और ये हमारा क्या है 3p का है। अगर आप 4p का बनाना चाहोगे तो 4p और भी एनलार्ज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप बढ़ाते चले जाओगे, आपका जो ऑर्बिटल है उसका साइज भी बच्चों क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है बच्चों, पी सबशेल आपका 3 फोल्ड डी जनरेट होता है। 3 फोल्ड डी जनरेट का मतलब है कि जो पी सबशेल होते हैं, जिनमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये तीनों की एनर्जी बराबर होती है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये तीनों ऑर्बिटल बच्चों क्या होते हैं, सेम एनर्जी वाले होते हैं, सेम एनर्जी। और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल कितने हैं बच्चों, 3 हैं, इसलिए इनको 3 फोल्ड डी जनरेट कहते हैं। डी जनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। नेक्स्ट थिंग, लास्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है, दे ऑल हैव वन नोडल प्लेन। नोडल प्लेन या फिर आप एंगुलर नोड कह लीजिए। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को एस ऑर्बिटल के केस में कहा था, एंगुलर नोड किसके बराबर होता है बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और पी सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होता है, 1। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इन तीनों पी ऑर्बिटल्स जो हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, इन सभी के पास कितने कितने नोडल प्लेन या कितने एंगुलर नोड हैं, 1 है। तो ये वही पॉइंट लिखा गया है कि दे ऑल हैव वन नोडल प्लेन।
नेक्स्ट यहाँ पे डी ऑर्बिटल की बात हो रही है बच्चों। डी ऑर्बिटल के शेप्स सब लोगों को ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आप लोगों के शेप्स के ऊपर ही बच्चों पूछे गए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, जेड एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। जो लोब्स है बच्चों, ये हमारे इन बिटवीन दी एक्सिस है, ठीक है। ये कौन सा है, डी वाई जेड। डी वाई जेड के अंदर क्या होगा बच्चों, जो हमारे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स हैं, जो लोब्स हैं हमारे, ये वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में लगा होगा, और एक्स एक्सिस जस्ट इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। ये हमारा डी एक्स वाई है। डी एक्स वाई में क्या होगा, जैसे मान के चलिए ये एक्स है, ये वाई है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में लाई करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। डी एक्स जेड में क्या होगा बेटा, अगर ये एक्स ये जेड है, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन के लोब्स होते हैं वो एक्स और जेड एक्सिस के बीच में लाई करते हैं। जो हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं वो अलोंग दी एक्सिस सिचुएटेड है। ये लोब्स आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये पीछे वाला भी लोब आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये पीछे वाला आपका वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये सामने वाला आपका वाई एक्सिस के अलोंग है। तो जब आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग दी एक्सिस होते हैं, तो हम उस तरह के ऑर्बिटल यहाँ पे किस तरह का है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं, जो लोब्स हैं, वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग सिचुएटेड होते हैं। वेरएस डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के लोब्स हैं वो इन बिटवीन दी एक्सिस आपके मौजूद हैं। और ये जो चार ऑर्बिटल आप देख रहे हैं बच्चों, इन चारों ऑर्बिटल के शेप्स आपके बराबर हैं, डबल डम्बल शेप आप देख सकते हैं। चारों के पास क्या है, चार चार लोब्स हैं। इसके पास भी चार लोब्स हैं, इसके पास भी चार लोब्स हैं, इसके पास भी चार है, और इसके पास भी चार हैं। लेकिन डी जेड स्क्वायर का शेप अलग है। इस शेप को हम कहते हैं बेबी सूथर शेप, या फिर इसको डोनट शेप कहा जाता है। इसमें आप देखिए क्या है, एक तो आपके जो दो लोब्स हैं वो जेड एक्सिस के अलोंग सिचुएटेड है, और यहाँ पे एक सर्कुलर रिंग के फॉर्म में भी आपकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक्स एंड वाई प्लेन के अंदर मौजूद है। मतलब ये एक ऐसा ऑर्बिटल है बच्चों जिसके अंदर किसी भी प्लेन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़ीरो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाकी जो मेरे पास ऑर्बिटल है, इसमें कोई ना कोई ऐसा प्लेन जरूर होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़ीरो होगी। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात करूँ बेटा, ये डी वाई जेड है, जैसे मान के चलिए ये हमारा y है, ये हमारा z है। हमारे इलेक्ट्रॉन के लोब्स कहाँ पे है, y एंड z के बीच में है। तो आपके पास देखिए एक ऐसा प्लेन अगर मैं ले लूँ, ये वाला प्लेन अगर ले लूँ जेड एक्स वाला, तो जेड एक्स प्लेन के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़ीरो मिलेगी। या फिर अगर मैं वाई जेड प्लेन ले लूँ, तो वाई जेड प्लेन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपके पास कितनी मिलेगी, ज़ीरो मिलेगी। मतलब बाकी जितने भी ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया, इन सभी ऑर्बिटल के अंदर टोटल कितने नोडल प्लेन होते हैं, टोटल 2 नोडल प्लेन होते हैं। मतलब कोई ना कोई ऐसा प्लेन आपको मिलेगा ही इन चारों ऑर्बिटल के अंदर जिसके अबाउट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़ीरो मिलती है, ठीक है। तो इन चारों के पास एंगुलर नोड कितने हैं बच्चों, 4, बट इसके पास एंगुलर नोड आपका 0 होता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को कहा था, एंगुलर नोड किसके बराबर होता है बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। और एजीमुथल क्वांटम नंबर डी के लिए कितना होता है, 2 होता है। तो सभी का डी, यहाँ पे सारे डी ऑर्बिटल है और सभी का एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 होगा। तो अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 2 है तो एंगुलर नोड भी 2 होगा। तो इसके पास भी एंगुलर नोड 2 है, इसके पास भी 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 2 होना चाहिए था। बट ये एक एक्सेप्शन है जो कि आप इसके शेप से ही पता लगा पा रहे हो कि कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जिसके अबाउट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपको 0 मिले। इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है जहाँ पे एंगुलर नोड आपका कितना होता है बच्चों, 0 होता है। वही सारी बातें यहाँ पे हमने लिखी है जो अभी हमने डिस्कस की। सबसे पहले द मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फॉर डी ऑर्बिटल इज गिवन एज -2, -1, 0, +1 एंड +2। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी मैंने आप लोगों को कहा था बच्चों कि डी के लिए एल कितना होता है, 2। अगर डी के लिए एल आपका 2 है बच्चों, तो एम्स ऑफ एल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -2, -1, 0 एंड +1 एंड +2 जाएगा।
टोटल कितने वैल्यू ले रहा है, 5 वैल्यू। तो इसीलिए डी जो हमारा है L इक्वल टू 2 जो डी सबशेल को इंडिकेट कर रहा है, इस डी सबशेल के अंदर अगर एम्स ऑफ एल 5 वैल्यू ले रहा है तो हम कहेंगे कि डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल है बच्चों, 5 ऑर्बिटल है। सो वही बोला गया है यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम्स ऑफ एल है फॉर डी ऑर्बिटल, ये कितने कितने वैल्यू ले रहा है, -2 से लेके +2 तक ले रहा है। एंड हेंस वी कैन से दैट सिंस एम्स ऑफ एल इज हैविंग टोटल ऑफ 5 वैल्यू, देयरफॉर वी कैन से दैट वी हैव 5 डी ऑर्बिटल इन अ डी सबशेल, इन डी सबशेल। पॉइंट नंबर 2, these orbitals are designated as, ऐसा यहाँ पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये सारे रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, इन्हीं सिंबल से हम इन ऑर्बिटल को डेजिग्नेट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, आउट ऑफ दिस 5 डी ऑर्बिटल शेप ऑफ द फर्स्ट 4 डी ऑर्बिटल आर सिमिलर। ये जो 4 डी ऑर्बिटल हैं, हम देख सकते हैं इन चारों का शेप क्या है बच्चों, डबल डम्बल शेप है। चारों के पास क्या है, 4 लोब्स हैं। लेकिन जो हमारा डी जेड स्क्वायर होता है उसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड एज वेल एज हम देख सकते हैं कि डी जेड स्क्वायर जो है बच्चों, इसका शेप आपका कैसा है, इसका शेप हम कैसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बेबी सूथर शेप कहते हैं। तो यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि डी जेड स्क्वायर हैज़ डिफरेंट शेप्स वेयर एज द एनर्जी ऑफ ऑल द 5 डी ऑर्बिटल इज सेम ओनली। कहने का मतलब है कि भले ये 5 डी ऑर्बिटल के अंदर ये 4 डी ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी शेप्स बराबर है और इसका शेप्स अलग है इन चारों से, लेकिन अगर मैं एनर्जी की बात करूं बच्चों तो इन पांचों की एनर्जी क्या है, बराबर ही है। नेक्स्ट थिंग, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हैव 2 नोडल प्लेन। जैसा कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे कह चुकी हूँ, नोडल प्लेन कह लीजिए या फिर एंगुलर नोड कह लीजिए, ये किसके बराबर होता है बच्चों, एंगुलर नोड आपका किसके बराबर होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बराबर होता है, डी के लिए 2 के बराबर। तो इसलिए इन चारों के अंदर कितने होंगे नोडल प्लेन बच्चों, 2 नोडल प्लेन होंगे। बट डी जेड स्क्वायर के पास कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस शेप के अंदर हम कोई भी प्लेन चले जाए, एक्स प्लेन चले जाए, वाई प्लेन चले जाए या जेड प्लेन के अलोंग चले जाए, कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी 0 हो रही है। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि डी जेड स्क्वायर हमारा एक एक्सेप्शन है जहाँ पे आपके नोडल प्लेन बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एंड इसके शेप्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इट हैज़ अ बेबी सूथर शेप या फिर इसको हम डोनट शेप कहते हैं। एंड डी सबशेल इज़ 5-fold डीजेनरेट बिकॉज डी के लिए जो डी सबशेल है उसमें कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल है। इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी बच्चों क्या होती है, बराबर होती हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकेंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, फोर्थ ऑर्बिटल, फिफ्थ ऑर्बिटल, ये पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं। इसीलिए इनको हम 5-fold डीजेनरेट कहते हैं। नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ रेडियल नोड या फिर स्पेरिकल नोड अगर कभी भी पूछा जाए तो आप इसको निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे, n-l-1। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रेडियल नोड या स्पेरिकल नोड इन केस ऑफ 3D, तो 3D के लिए n कितना है, 3, l यहाँ पे d के लिए कितना है, 2 - 1 तो 0 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि 5f के लिए कितना होगा, तो n यहाँ पे 5 है, f के लिए l कितना होता है, 3 - 1 तो 1 हो जाएगा। तो अगर आपको बच्चों कोई भी सबशेल दिया जाता है, आप उसके अंदर रेडियल नोड ईजिली निकाल सकते हो। और नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड कैसे निकाला जाता है, तो स्पेरिकल नोड को निकालने का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ नॉन स्पेरिकल नोड हम कैसे निकालते हैं, या नंबर ऑफ एंगुलर नोड कैसे निकालते हैं, या फिर नंबर ऑफ नोडल प्लेन कैसे निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 5f के पास कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे, f के लिए l आपका 3 होता है, तो हम कहेंगे कि इसके पास नॉन स्पेरिकल नोड या एंगुलर नोड या नोडल प्लेन 3 के बराबर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 2p के पास कितने एंगुलर नोड हैं, तो p के लिए l आपका 1 होता है, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड आपका 1 के बराबर हो जाएगा। नाउ
नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन अ वेरियस ऑर्बिटल। सबसे पहला रूल है हमारा ऑफबाउ रूल। ऑफबाउ रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है बच्चों कि जब आपके पास बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं और उन ऑर्बिटल के अंदर जब हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना होता है, हमें हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के टर्म्स में फिल करना है। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल के अंदर डालना है जिसकी एनर्जी कम होगी, एंड देन फॉलोड बाय हाई एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। कहने का मतलब है कि हम अगर लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है और एक हायर एनर्जी ऑर्बिटल है तो सबसे पहले लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को फिल कर दो 100% एंड देन मूव करो हायर एनर्जी ऑर्बिटल पे। तो ये वही बोला गया है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड वन बाय वन टू द वेरियस ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के अंदर हमें ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। जैसे सबसे पहले 1s में डाला जाता है, फिर 2s में, फिर 2p में, 3s में, फिर 3p में। और ये जो हमारा एनर्जी है इसको निकाला कैसे जाता है, कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है? तो उसके लिए एक छोटा सा रूल है बच्चों जिसको हम N+L रूल कहते हैं, या फिर इसको कहा जाता है बोर-ब्यूरी प्रिंसिपल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आपके पास बच्चों एक दिया है, लेट अस से मैंने एक 2p ले लिया और एक 3s ले लिया। अब मुझे पता लगाना है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है। तो आप क्या करो, दोनों का N+L निकाल लो। N कितना है 2p का 2, L कितना है p का 1, तो 2+1 इसका हो गया कितना 3। 3s के लिए N कितना है 3 और L कितना है s के लिए 0, तो ये कितना हो गया 3। अगर कभी भी दो हमारे पास ऑर्बिटल ऐसे आ जाएं जिनका N+L बराबर हो जाए, अगर N+L आपका बच्चों इक्वल है तो हमें देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लो है उसकी एनर्जी कम होती है। तो लोअर विल बी द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लोअर विल बी द एनर्जी इफ टू ऑर्बिटल हैव सेम N+L वैल्यू। तो अगर लोअर एनर्जी आपका 2p का है बच्चों 3s से, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाता है, लो एनर्जी में जाता है। तो 2p को पहले फिल करेगा, फिर करेगा 3s को। इसी तरह से मान के चलिए एक आपके पास 2s है, एक आपके पास 3s है, तो आप देख सकते हैं 2s पहले लिखा है 3s को बाद में लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं इनका N+L निकालती हूँ तो N कितना है 2, L कितना है 0, N कितना है 3, L कितना है 0, तो इसका 2 इसका 3। अगर आपके पास दो ऑर्बिटल हैं जिनके N+L डिफरेंट है, तो जिसका N+L ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यूजुअली कहाँ पे पहले जाएगा, जिसकी एनर्जी कम होती है। तो 2s को पहले फिल करेगा, फिर फिल करेगा 3s को। तो यही हमारा एक छोटा सा रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी है बच्चों। तो हम जितने भी ऑर्बिटल हमारे पास अवेलेबल है सबका पहले N+L निकाला जाता है, और जिसका N+L आपका कम होता है उसको पहले लिखा जाता है सीरीज़ में, और जैसे जैसे N+L आपका बढ़ता जाता है बच्चों वैसे वैसे उसको आगे लिखा जाता है। और अगर N+L कभी भी दो ऑर्बिटल का सेम आ गया तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लो होगा उसको पहले लिखा जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो ये जो हमारा यहाँ पे सीक्वेंस आप देख सकते हो बच्चों वेरियस ऑर्बिटल का, इनको हमने अरेंज किस तरह से किया है, इनको हमने अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लोअर एनर्जी से लेके हायर एनर्जी तक। 1s का सबसे लोअर एनर्जी है और 7p का क्या है, सबसे हायर एनर्जी है। अब यहाँ पे गौर से देखिए, यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक डायग्राम के फॉर्म में लिखा है। सबसे पहले देखिए बच्चों 1s का लोअर एनर्जी है, जैसा कि हम ऊपर देख सकते हैं। 1s में आपका इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा, 1s को फिल करने के बाद 2s में जाएगा, 2s को फिल करने के बाद 2p में, 2p को फिल करने के बाद 3s में। और ये सारा सीक्वेंस हमने किसके बेसिस पे पता लगाया है, N+L रूल के बेसिस पे पता लगाया है। तो ये जो हमारा सीक्वेंस है, ये जो एरो का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, उसी डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करना है इन ऑर्बिटल में। तो सबसे पहले 1s जब फिल हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा 2s में, 2s को फिल करने के बाद आपका इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा 2p में, 2p को फिल करने के बाद 3s में, 3s को फिल करने के बाद आएगा 3p में, 3p को फिल करने के बाद आएगा 4s में, 4s को फिल करने के बाद आएगा 3d में, 3d को फिल करने के बाद 4p में। इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में फिल करना है। कहने का मतलब है सबसे पहले
लो एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डालो, फॉलोड बाय हाई एनर्जी ऑर्बिटल में डालो। यही हमारा रूल क्या होता है बच्चों, ऑफबाउ प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो ऑफबाउ ने यही रूल दिया था कि लो एनर्जी ऑर्बिटल को पहले देना है इलेक्ट्रॉन और उसको फिल करने के बाद ही हाई एनर्जी ऑर्बिटल में पहुंचना है। सेकेंड रूल है हमारा यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बच्चों। अब ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का कहना क्या है, इनका कहना है कि किसी भी एटम के अंदर कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते हैं। मतलब नो टू इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम विल हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज किसी एटम के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन का एन यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। तो लेट अस अज्यूम दैट मेरे पास कोई एटम है, सपोज कोई एटम है और उस एटम के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं आपको कहूँ कि इस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, एजोमेथल क्वांटम नंबर 0 है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका 0 है और स्पिन क्वांटम नंबर +½ है, तो इस एटम के अंदर बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो, उन इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। मतलब अगर मैं कहूँ कि इस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 1 है, L भी 0 है, इसका भी m/L 0 है और इसका भी m/S आपका +½ है, तो ये पॉसिबल पॉली के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है किसी एक एटम के अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता है। यही स्टेटमेंट किसने दिया था बच्चों, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने दिया था। तो वही बात लिखी गई है यहाँ पे कि इफ़ वन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज़ द क्वांटम नंबर n = 1, L = 0, m/L = 0 and m/S = ½ then no other electron can have the same 4 quantum numbers। मतलब हो सकता है कि 3 क्वांटम नंबर बराबर हो जाए किसी दो इलेक्ट्रॉन का, पर जो चौथा क्वांटम नंबर होगा ना, स्पिन क्वांटम नंबर, ये कभी भी दो इलेक्ट्रॉन का किसी एक एटम में बराबर नहीं हो सकता है। यही ध्यान रखना है। दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन नॉट प्लेस 2 इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर इन वन ऑर्बिटल। कहने का मतलब है बच्चों, जैसे मान के चलिए मेरे पास एक 2s ऑर्बिटल है, ठीक है। इस 2s ऑर्बिटल के अंदर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। हम इस तरह का अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस तरह का अरेंजमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए करूंगी तो इस इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 2, इसका भी कितना है, 2, क्योंकि दोनों 2s में है और 2s का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 2। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इलेक्ट्रॉन का L कितना है, तो L आप कितना कहेंगे, 0, क्योंकि S सब शेल में है। इस इलेक्ट्रॉन का भी L कितना है, 0, क्योंकि ये भी S सब शेल में है। अगर L = 0 है बच्चों तो m/L दोनों के लिए कितना कितना होगा, 0 होगा। और अगर मैं m/S की बात करूं तो पहला इलेक्ट्रॉन भी अप स्पिन के साथ है तो इसका भी +½ होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आपका क्या है, अप स्पिन के साथ है तो इसका भी +½ होगा। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है पॉली के अकॉर्डिंग। पॉली का कहना यह है कि अगर किसी ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन को डालोगे, उन दोनों के बीच में भले ही स्टार्टिंग के 3 क्वांटम नंबर सेम हो जाए, लेकिन जो चौथा क्वांटम नंबर है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, वो कभी भी दोनों का बराबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक +½ है तो दूसरा ऑटोमेटिकली उस ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए, -½ होना चाहिए। एंड सिंस बच्चों m/S सिर्फ 2 ही वैल्यू ले सकता है, +½ या -½ इसीलिए एक ऑर्बिटल के अंदर हम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखोगे बच्चों तो वहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपका फेल कर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, बिकॉज देर आर ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ S यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, m/S। दैट मीन्स एन ऑर्बिटल कैन होल्ड नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी एक ऑर्बिटल में हम नहीं डालेंगे। जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी बच्चों। जैसे देखिए हीलियम के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है ये हीलियम का है। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। लेटस से 1s के पास है 2, ये 1s ऑर्बिटल है, ये भी 1s ऑर्बिटल है, ये भी 1s ऑर्बिटल है। यहाँ देखो बच्चों दोनों इलेक्ट्रॉन के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम है
एजुमेथल क्वांटम नंबर भी सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है, एंड दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर भी सेम है। इसका भी प्लस हाफ, इसका भी प्लस हाफ, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम हो गए, जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गलत है। तो इसलिए कभी भी एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन पैरेलल नहीं होना चाहिए। यहाँ भी वही चीज़ होगा, यहाँ भी दोनों का स्पिन पैरेलल है, बट यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक का प्लस हाफ है, एक का माइनस हाफ है, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर अब बराबर नहीं है। इसका मतलब इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का, यही आपका अरेंजमेंट पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करता है। इसी तरह से बच्चों एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने कार्बन का यहाँ पे लिखा है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, और 6 को किस तरह से फिल किया जाएगा? 1s में 2, 2s में 2, 2p में 2। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटी पैरेलल है, एक प्लस हाफ तो एक माइनस हाफ। यहाँ पे भी दोनों का क्या है, एंटी पैरेलल है, ये भी प्लस हाफ ये भी माइनस हाफ। और यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग ऑर्बिटल में डाला है इलेक्ट्रॉन, इसकी बात हम नेक्स्ट वाले रूल में करेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। यहाँ पे भी आप देखिए इन दोनों ऑर्बिटल में क्या है, एंटी पैरेलल है। यहाँ पे ये जो हमारा अरेंजमेंट है, यहाँ पे ये हम सीखेंगे हुन्स रूल के अंदर कि क्यों ये वायलेट हो जाता है, और यहाँ पे भी हम ये सीखेंगे कि क्यों हुन्स रूल के अंदर ये वायलेट हो जाता है। यहाँ तक बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहाँ पे बच्चों इस तरह के अरेंजमेंट आपको हमेशा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे भी आप ये देखिए, ये सारे ऑर्बिटल्स के अंदर जो हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हमने किसके अकॉर्डिंग फिल किया है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किया है। नेक्स्ट थिंग, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। पॉइंट नंबर 1 क्या है? दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है, उसके लिए हुन्स ने अपना एक रूल दिया था, जिस रूल को हम हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। रूल नंबर यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग in p, d and f orbital cannot occur until each orbital of a given subshell contain 1 electrons each or is singly occupied। ध्यान से देखना बच्चों, ये एक्चुअली में जो अरेंजमेंट है इसको हम हुन्स रूल के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। गौर से देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास कार्बन के पास, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपका 1s में चला गया, फिर 2s में चला गया। 1s एंड 2s को फिल करने के बाद हमें 2p में फिल करना है। 2p के पास जो 3 ऑर्बिटल है बच्चों, ये तीनों डीजेनरेट होते हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे जब ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा रही थी तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो p ऑर्बिटल होते हैं वो एक्चुअली में क्या होते हैं बच्चों, 3 फोल्ड डीजेनरेट होते हैं। तीनों की एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पे कहना ये चाह रही हूँ मैं कि ये जो मेरे पास 2p है उसमें जो 3 ऑर्बिटल हैं वो एक्चुअल में इक्वल एनर्जी वाले हैं। तो यहाँ तक तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब बचा कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन हमें हमेशा किस तरह से डालना पड़ेगा? एक यहाँ डालोगे तो एक यहाँ डालना पड़ेगा। मतलब पेयरिंग आप तब तक नहीं कर सकते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल में जब तक ईच डीजेनरेट ऑर्बिटल को सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए। आप देखिए इस तरह का अरेंजमेंट नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन को मैंने पेयर कर दिया, जो कि हुन्स रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं होगा। हुन्स ने क्या कहा था कि जब मेरे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल आता है बच्चों, तो हमें इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगल सिंगल ऑर्बिटल में डालना पड़ेगा, तब जाके पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी पेयर कर दिया बिना इन ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये अरेंजमेंट जो है हमारा, ये हुन्स रूल को वायलेट करता है। ठीक है, चलिए तो उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। This is due to the fact that electrons being identical in charge repel each other when present in the same orbital। कहने का मतलब ये है बच्चों कि एक्चुअली में क्या होता है, हम इस तरह के अरेंजमेंट को क्यों फॉलो करते हैं? हम डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्यों रखना चाहेंगे अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है इंस्टेड ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट? मतलब
हम एक ही ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल ना करके पहले हम कोशिश करते हैं कि उन इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल में प्लेस करें। रीज़न बहुत सिंपल सा है इसके पीछे बच्चों। एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों ही नेगेटिवली चार्ज है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में डाल दोगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए ही अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इलेक्ट्रॉन को अलग अलग ऑर्बिटल में प्लेस कर सकूं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट डिफरेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में प्लेस कर देंगे। तो जैसा कि आप देखिए यहाँ पे यही दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में मौजूद है। इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर है बच्चों, और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से सेपरेटेड है, बट यहाँ पे वही दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है। तो ये अरेंजमेंट आपका ज़्यादा स्टेबल अरेंजमेंट होगा एज कम्पेयर टू दिस अरेंजमेंट वेयर मोर रिपल्शन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो हुन्स का कहना ये है कि अगर मेरे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली ऑक्यूपाई कीजिए, ताकि सिंगली ऑक्यूपाई करने से इलेक्ट्रॉन के बीच में सेपरेशन बना रहे, और सेपरेशन बने रहने की वजह से उनके बीच में रिपल्शन का चांस कम हो, और रिपल्शन कम होगा बच्चों तो स्टेबिलिटी क्या होगी उस अरेंजमेंट की, ज़्यादा होगी। तो यही पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है बच्चों। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग आइडेंटिकल इन चार्ज रिपल ईच अदर व्हेन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल। Now, this repulsion can, however, is minimized if two electrons move as far apart as possible by occupying different degenerate orbital. तो जो रीज़न मैंने अभी आप लोगों को कहा वही लिखा गया है यहाँ पे कि instead of putting two electron in the same orbital, we generally place two electrons in two different degenerate orbital so that इनके बीच में सेपरेशन बना रहे, और सेपरेशन बने रहने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन का चांस बहुत ही कम हो जाए। एंड लास्ट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑल द अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन द डीजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल विल हैव द सेम स्पिन, दैट इज ईदर इन द सेम डायरेक्शन, ईदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पे गौर से देखिए, इस अरेंजमेंट के अंदर बच्चों आप देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जो है दोनों को मैंने दो अलग अलग ऑर्बिटल में डाला है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पैरेलल हैं स्पिन के टर्म्स में, तभी हम कहेंगे कि ये हुन्स रूल को ओबे कर रहा है। तो ये भी अप स्पिन है, ये भी अप स्पिन है, या फिर ये दोनों डाउन स्पिन हो, लेकिन अगर एक अप स्पिन है एक डाउन स्पिन है तो भी ये हुन्स रूल को बिल्कुल भी ओबे नहीं करेगा। तो ये भी आपका अरेंजमेंट क्या है बच्चों, हुन्स रूल को वायलेट कर रहा है, और ये भी हुन्स रूल को वायलेट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बिना सिंगल ऑक्यूपाई किए ही हमने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दी। तो ये सारे चीज़ हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल मैंने लिया है बच्चों। यहाँ देखिए 1s के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के पास है 2 इलेक्ट्रॉन, 2p आपके पास क्या है, डीजेनरेट है। अगर इस 2p के अंदर सिंगल हम दो इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे, वो भी पैरेलल स्पिन के साथ करेंगे, तो ही ये हुन्स रूल को ओबे करेगा। ये वाला अरेंजमेंट आपका हुन्स रूल को ओबे नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन दिए बिना ही यहाँ पे 2p में पेयरिंग करवा दी। तो ये अरेंजमेंट इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए पैरेलल स्पिन नहीं है, यहाँ पे एंटी पैरेलल है, एक प्लस हाफ है तो एक माइनस हाफ है, तो ये भी अरेंजमेंट आपका इनकरेक्ट है। और दोनों जगह पे आपका क्या है बच्चों, डाउन स्पिन है, तो ये अरेंजमेंट आपका करेक्ट है। एंड लास्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें स्पेशली आप लोगों को स्कैंडियम से लेके जिंक तक याद रखने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें आप लोगों को बच्चों याद ही रखना है, इसमें समझने वाली चीज़ें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेसिकली क्या होता है, जो डिफरेंट हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं, बाय ओबेइंग हुन्स रूल, पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल एंड एज वेल एज ऑफ बाउ। उन तीनों रूल को मिला के जो इलेक्ट्रॉन को हम डिफरेंट ऑर्बिटल में फिल करते हैं, उसी अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट लिए हैं, उन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबको याद होने चाहिए क्योंकि इस टॉपिक पे काफ़ी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बन जाते हैं। तो
तो यहाँ पे स्कैंडियम, पहले मैंने यहाँ पे कार्बन से लेके कैल्शियम तक के सारे एलिमेंट एज वेल एज सभी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन मेंशन किए हैं। सब लोगों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपको स्कैंडियम से लेके जिंक तक भी याद रखना पड़ेगा। ये टेबल मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बच्चों एक्सेप्शन है जिसके बारे में हमें स्टडी करना है और इनके ऊपर क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं। पहला क्रोमियम और दूसरा कॉपर। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं 3D में 5 है, 4s में 1 है, जबकि एक्सपेक्टेड होता है 3D4 4s2। और कॉपर के अंदर भी देखिए 3D10 4s1 है, जबकि एक्सपेक्टेड होता है 3D9 4s2। मतलब एक्सपेक्टेड कन्फिगुरेशन ये है इन दोनों एलिमेंट का, बट एक्चुअल कन्फिगुरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इनका कन्फिगुरेशन डिफरेंट क्यों है, इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो क्रोमियम का है और कॉपर का है, ये आपका डिफरेंट क्यों होता है? तो बहुत सिंपल सा रीज़न है इसके पीछे। सबसे पहले देखिए, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे थे, दिस वॉज द एक्सपेक्टेड कन्फिगुरेशन, दिस वॉज expected configuration, but this configuration of copper is again expected। और ये जो कन्फिगुरेशन है ये एक्चुअल कन्फिगुरेशन है क्रोमियम का और ये कॉपर का एक्चुअल कन्फिगुरेशन है। अब रीज़न क्या है कि एक्चुअल कन्फिगुरेशन मतलब इस कन्फिगुरेशन में क्रोमियम और कॉपर क्यों एग्जिस्ट करता है जबकि उसको इस कन्फिगुरेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए था? तो रीज़न बहुत सिंपल सा है। रीज़न यहाँ पे बच्चों हम 2 तरह से देंगे, पहला सिमेट्रिकल अरेंजमेंट और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक लेते हैं। अगर मैं आपको क्रोमियम की बात करूँ तो क्रोमियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 24। अब इसका अरेंजमेंट कैसा होता है बच्चों? आर्गन 3d5 4s1, ये हमारा एक्चुअल अरेंजमेंट है, जबकि एक्सपेक्टेड क्या होता है? आर्गन 3d4 4s2। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे 3D को ड्रॉ करके दिखाऊं तो 3D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। और हुन्स रूल के अकॉर्डिंग 5वें इलेक्ट्रॉन को हमें पैरेलल स्पिन के साथ डालना पड़ेगा और अलग अलग ऑर्बिटल में डालना पड़ेगा। और यहाँ पे 3D के अंदर कितने हैं? 4 हैं, तो इनको भी हम पैरेलल स्पिन के साथ डाल देते हैं। अब गौर से देखिए, अगर मैं बच्चों यहाँ पे पूछूं कि सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन का कहाँ पे है, तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट आपका बच्चों कहाँ पे है? 3D के अंदर, 3d5 के अंदर। तो 3d5 आपका ज़्यादा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का एज़ कम्पेयर टू 3d4। एंड सिमेट्रिकल अरेंजमेंट बच्चों सिस्टम को ज़्यादा स्टेबल बनाता है। तो ये ध्यान रखना कि स्टेबिलिटी आपकी होती है सिमेट्रिकल सिस्टम की। जब आपका सिमेट्रिकल वे में आपका इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होता है डिफरेंट ऑर्बिटल में, तो आपका सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ओनली, सिमेट्रिकल स्टेबिलिटी को लाने के लिए, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट को अचीव करने के लिए जो क्रोमियम होता है वो 3d5 में रहना पसंद करता है इंस्टेड ऑफ 3d4। एंड सेकेंड जो रीज़न है बच्चों, दैट इज़ एक्सचेंज एनर्जी। सबसे पहले एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? एक्सचेंज एनर्जी होता है बच्चों जब इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल में अपने ही स्पिन के साथ पोजीशन को एक्सचेंज करता है, उस दौरान एनर्जी आपकी रिलीज होती है। और जितना ज़्यादा सिस्टम आपका एक्सचेंज करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी रिलीज़ होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है सिस्टम आपका उतना ही ज़्यादा स्टेबल बनता है। क्या होता है देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस हाफ वाला है, बाकी भी प्लस हाफ वाले हैं। पहला इलेक्ट्रॉन बच्चों इसके साथ अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, मतलब ये यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, या फिर 1 वाला क्या करेगा? 3 वाले के साथ एक्सचेंज करेगा, या फिर ये 4th वाले इलेक्ट्रॉन के साथ भी अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है, या फिर ये लास्ट वाले के साथ भी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। तो फर्स्ट वाले के पास कितने ऑप्शन है एक्सचेंज करने को? 4। अगर मैं सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूँ बच्चों, तो ये पीछे वाले के साथ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये एक दूसरे के पोजीशन को एक्सचेंज कर चुके हैं। तो इसलिए अब हमें आगे वाले के तरफ देखना है। ये इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन कितने हैं बच्चों? 3 ऑप्शन है। अब रही बात थर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन बच्चों ऑलरेडी 1 के साथ एक्सचेंज हो चुका है। 1 3 के साथ करे या 3 1 के साथ करे, मतलब तो सेम ही है।
इसी तरह से 3 आपका 2 के साथ भी एक्सचेंज हो चुका है, तो इसलिए पीछे वाले को हमें कंसीडर नहीं करना है। तो 3 के पास कितने ऑप्शन है? सिर्फ 2 ऑप्शन है। इसी तरह से 4th वाले के पास कितने ऑप्शन है? 1 ऑप्शन है। और 5th वाले के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो नंबर ऑफ एक्सचेंज यहाँ कितना होगा बच्चों? 10 होगा। लेकिन अगर हम 3D4 की बात करें तो फर्स्ट वाले के पास है टोटल 3 ऑप्शन, सेकेंड वाले के पास है 2 ऑप्शन, थर्ड वाले के पास है 1 ऑप्शन और लास्ट वाले के पास है 0 ऑप्शन। तो कितने हैं इसके पास टोटल पॉसिबिलिटी? टोटल 6 पॉसिबिलिटी है। तो सबसे ज़्यादा एक्सचेंज कहाँ पे हुआ है बच्चों? 3D5 के अंदर हुआ है। मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज। और जितनी ज़्यादा एनर्जी का रिलीज होता है सिस्टम आपका उतना ही स्टेबल होता है। इसलिए 3D5 4S1 अरेंजमेंट आपका बच्चों सिमेट्रिकल भी है और प्लस इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंजेस है, जिसकी वजह से ये अरेंजमेंट आपका काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू क्रोमियम 3D4 4S2। एंड सेम रीज़न बच्चों हम कॉपर के लिए भी दे सकते हैं। कॉपर के लिए देखिए क्या होगा। कॉपर का एक्चुअल कन्फिगरेशन होता है आर्गन 3D10 4S1। अगर मैं 3D की बात करूं तो 3D के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान से देखिए, जो प्लस हाफ वाला इलेक्ट्रॉन है ये प्लस हाफ वाले के साथ ही अपने स्पिन को एक्सचेंज करेगा और माइनस हाफ वाला से माइनस हाफ वाले को ही एक्सचेंज करेगा। तो पहले वाले के पास कितने ऑप्शन है बच्चों? 1 2 3 4। तो पहले वाले के पास है 4th ऑप्शन, सिर्फ अप स्पिन की बात कर रही हूँ मैं। सेकेंड वाले के पास कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन, जैसा कि यहाँ पे हमने चेक किया था। थर्ड वाले के पास कितने ऑप्शन होते हैं? 2 ऑप्शन। फोर्थ वाले के पास 1 और लास्ट वाले के पास 0। उसी तरह से अगर डाउन स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो डाउन स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के पास भी पहले वाले के पास कितने ऑप्शन है? देखिए पहले वाले के पास है 4 ऑप्शन, दूसरे वाले के पास कितने होंगे? सिर्फ 3 ऑप्शन होंगे, तीसरे वाले के पास 2, चौथे वाले के पास 1, लास्ट वाले के पास 5 0। तो टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इसके पास कितने अवेलेबल है बच्चों? 20 है। लेकिन वही अगर बात हम करें 3D9 के अंदर, जो कि एक्चुअल कन्फिगरेशन के ऑपोजिट है। एक्चुअल तो हमारा 3D10 4S1 होता है और ये हमारा कन्फिगरेशन कैसा था? एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन के अंदर अगर आप नंबर ऑफ एक्सचेंजेस निकालोगे कैसे आएगा? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह का अरेंजमेंट हमारे पास 9 का है। अगर मैं अप स्पिन वाले को देखूं तो पहले के पास है कितनी पॉसिबिलिटी? पहले के पास है 4 पॉसिबिलिटी, दूसरे के पास 3, तीसरे के पास 2, चौथे के पास 1 और लास्ट के पास 0। लेकिन अगर मैं डाउन स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन की बात करूं बच्चों तो पहले वाले के पास है 1 2 3, दूसरे वाले के पास है सिर्फ 2, थर्ड वाले के पास है 1 और लास्ट वाले के पास है 0। तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितने पॉसिबल है? 16 एक्सचेंजेस पॉसिबल है। तो जो एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन है उसमें 16 एक्सचेंजेस है, लेकिन जो एक्चुअल कन्फिगरेशन है उसमें 20 एक्सचेंजेस है। और आप प्लस देख सकते हो कि ये जो सिस्टम है वो ज़्यादा सिमेट्रिकल है। यहाँ पे आपका सारे ऑर्बिटल में इक्वल अरेंजमेंट नहीं है, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं है। तो सिंस आपका जो एक्चुअल कन्फिगरेशन होता है कॉपर एंड क्रोमियम का बच्चों, इसके पास मोर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस भी होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है और प्लस ये सिस्टम आपका काफ़ी ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है। इन्हीं रीज़न की वजह से कॉपर एंड क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो जो होना चाहिए था, जो एक्चुअल हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हमारा एक्सपेक्टेड कन्फिगरेशन था उससे थोड़ा सा अलग होता है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने बच्चों कवर कर ली हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो भी टॉपिक मैंने आज बताए हैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ एटम से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार अच्छे से इसको रिवाइज़ कीजिए, बार बार इसको देखिए और जितनी बार आप रिवाइज़ करेंगे और साथ साथ में आप क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। सो बच्चों, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक अगर किसी बच्चे ने नहीं सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।